now we are going to start the next topic, the mechanism involved in the semi-permeability of the cell membrane. बच्चों कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं जो सेल मेम्ब्रेन की सेमी परमिएबिलिटी से रिलेट करते हुए हैं, जिनको समझना बहुत जरूरी है। आगे बात समझ में, तो टॉपिक क्या है, मैकेनिज्म इन्वॉल्व्ड इन सेमी परमिएबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो बच्चों जो सेल के अंदर, जो सेल के इनसाइड और सेल के आउटसाइड जो वाटर और जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो मूवमेंट है वो दो प्रोसेसेस पर डिपेंड करता है। फर्स्ट है पैसिव प्रोसेसेस और सेकंड है एक्टिव प्रोसेसेस। पैसिव प्रोसेसेस एंड एक्टिव प्रोसेसेस। पैसिव जहां भी वर्ड है साइंस से रिलेटेड, बायो से रिलेटेड, तो आप समझ जाना कि ये इसमें कोई एनर्जी का रोल नहीं है, इसमें कोई एनर्जी का रोल नहीं है। जो मूवमेंट है सब्सटेंसेस का या वाटर का या किसी सॉल्वेंट का, वो उसके कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के आधार पर होता है। आगे बात समझ में, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट लेते हैं, पहला पैसिव प्रोसेस लेते हैं हम, पैसिव प्रोसेसेस। बच्चों जो पैसिव प्रोसेसेस है इसमें फर्स्ट हम ले रहे हैं डिफ्यूजन। फर्स्ट क्या ले रहे हैं बेटा हम, डिफ्यूजन ले रहे हैं। ओके, अब डिफ्यूजन क्या है, व्हाट इज द डिफ्यूजन? द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस, द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन, या फ्रॉम देयर हाई कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट टू देयर लो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इसे हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। सपोज करो बच्चों, आपने एक रूम के अंदर, एक कॉर्नर के अंदर आपने एक परफ्यूम की बोतल को ओपन किया। एक रूम में, एक कॉर्नर में आपने एक परफ्यूम की या एक सेंट की बोतल को ओपन किया, और उस सेंट की बोतल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है सेंट की। थोड़ी देर में क्या होगा कि जो फ्रेग्रेंस है, जो खुशबू है, वो पूरे रूम में फैल जाएगी। क्यों? क्योंकि जो सेंट के या परफ्यूम के मॉलिक्यूल है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन में है उस बोतल के अंदर, वहां से वो अपनी लो कॉन्सेंट्रेशन यानी कि जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट की जो एयर है वहां की ओर मूव कर जाएंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। आगे बात समझ में, तो बच्चों सेल के अंदर भी काफी रोल है डिफ्यूजन का, कि जिससे क्या है, डिफ्यूजन होने से क्या है कि जो सब्सटेंसेस हैं वो साइटोप्लाज्म में पूरी तरीके से डिस्पर्स हो जाते हैं। आगे बात समझ में, जो एक बैलेंसिंग है सब्सटेंसेस की या मॉलिक्यूल्स की, वो बनी रहती है। तो ये क्या है, डिफ्यूजन का रोल है। आगे बात समझ में, सेकंड हम लेते हैं बेटा ऑस्मोसिस। ध्यान से सुनिए, ऑस्मोसिस क्या है। बच्चों आपने डिफ्यूजन समझा, कुछ इससे रिलेट करता वही ऑस्मोसिस है कि आप डिफ्यूजन के प्रोसेस में यदि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को, यदि आप सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को ऐड कर देते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। द मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, द मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हाई कॉन्सेंट्रेशन to their low concentration through a cell membrane, through a semi-permeable membrane is called osmosis. इसे हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। या इसकी एक और डेफिनेशन होती है, यहाँ पर सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन आप ज्यादा ले रहे हो, ज्यादा से लो की तरफ मूवमेंट होता है। अगर आप सॉल्यूट का नाम लेते हुए अगर डेफिनेशन देते हो तो इसको ऐसे दे सकते हो, द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स और सब्सटेंसेस from their low solute concentration to their high solute concentration। आगे बात समझ में, इसे भी हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। आगे बात समझ में, तो जैसे कि सपोज करो आपने एक पानी लिया, एक कटोरे के अंदर एक पानी लिया, और उस पानी के अंदर आपने रेजिन, किशमिश डाल दी रात को,
और सुबह देखा तो किशमिश क्या है, फूली हुई नजर आएगी, क्योंकि रात भर में क्या है, किशमिश की मेम्ब्रेन के द्वारा पानी की कॉन्सेंट्रेशन बाहर जाता है, तो पानी सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन बाहर जाता है, तो वो अपने हाई से लो की तरफ मूव कर गया। आगे बात समझ में? तो ये ऑस्मोसिस का एग्जांपल है। या फिर अगर हम सॉल्यूट की बात करें तो जो सॉल्यूट है वो किशमिश के अंदर जाता है, जो मीठापन है, जो सॉल्ट है वो किशमिश में ज्यादा है और बाहर पानी में कम है, तो पानी फिर अपने लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन से हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कर गया। इसी को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। आगे बात समझ में? तो बच्चों ऑस्मोसिस के द्वारा क्या है कि सेल के अंदर और बाहर जो है सब्सटेंसेस का या जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं या जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनका मूवमेंट होता है। तो ये बच्चों पैसिव प्रोसेसेस के एग्जांपल हैं, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, और इनमें किसी प्रकार की जो एनर्जी है वो खर्च नहीं होती है। ये अपने कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग मूवमेंट जो है मूवमेंट शो करते हैं। अंडरस्टूड? फिर हम लेते हैं बेटा हम एक्टिव प्रोसेसेस। एक्टिव प्रोसेसेस क्या हैं कि ऐसे वाटर और सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के ऐसे मूवमेंट जिसमें एनर्जी का एक्सपेंस होता है, एनर्जी खर्च होती है, तो ऐसे प्रोसेसेस को हम क्या कहते हैं? एक्टिव प्रोसेसेस कहते हैं। आगे बात समझ में? तो इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं हम। एक्टिव प्रोसेसेस का फर्स्ट एग्जांपल है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस। आपने देखा होगा बच्चों कि जो अमीबा है, जो अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो उनके अंदर साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट के कारण से क्या होता है कि सेल सरफेस से कुछ एक्सटेंशंस बनते हैं जिन्हें हम सूडोपोडिया कहते हैं, और वो फूड पार्टिकल के चारों ओर उसको कवर कर लेते हैं और उसको फिर अंदर एनगल्फ कर लेते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस कहते हैं। सेकंड बेटा हम लेते हैं एक्सोसाइटोसिस। सेकंड हम लेते हैं एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस क्या है कि जब अमीबा में डाइजेशन हो जाता है और जब एब्जॉर्प्शन हो जाता है, तो जो वेस्ट है वो ओल्ड फूड वैक्यूल के द्वारा जो आ जाता है सेल मेम्ब्रेन की सरफेस तक, और वहां से फिर क्या है कि जो वेस्ट है उसको एक्सपेल कर दिया जाता है। वहां से जो वेस्ट है उसको एक्सपेल कर दिया जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। आगे बात समझ में? तो ये हो गया। फिर थर्ड लेते हैं हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट। थर्ड हम लेते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बच्चों हमने ये समझा कि जो वाटर या सब्सटेंसेस है वो अपनी हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। अगर इसका ठीक रिवर्स हो, अगर इसका ठीक उल्टा हो कि जो मॉलिक्यूल्स हैं या सब्सटेंसेस हैं वो या वाटर है जो सॉल्वेंट है उसको अपनी लो से हाई की तरफ मूव करवाएं एनर्जी खर्च करके, ठीक है ना? तो इसी को हम क्या कहते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। आगे बात समझ दोबारा सुन लीजिए। द मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, द सब्सटेंसेस, the water molecules from their low to high concentration against the concentration gradient, यानी कि concentration gradient के अलावा भी हम अगेंस्ट हम क्या करते हैं? उसको एनर्जी एक्सपेंस करके मूव करवाते हैं या मूव होते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। आगे बात समझ में? तो ये बच्चों एक्टिव प्रोसेसेस के कुछ एग्जाम्पल थे। तो मैं समझता हूं आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं प्लाज्मोलाइसिस। नेक्स्ट टॉपिक इज
प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस क्या है बच्चों, अब ध्यान से सुनना। आपने क्या किया, एक सेल ली, एक किशमिश ली और उसको एक कटोरे में डाला और उस कटोरे के अंदर जो है पानी है, पानी के अंदर नमक मिला हुआ है, सॉल्ट मिला हुआ है, या पानी के अंदर चीनी मिली हुई है। तो ये क्या हो गया, सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया। क्या हो गया, ये सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया। उस सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर आपने किशमिश या कोई सेल डाली। आगे बात समझ में। अब डालने पर क्या होगा कि बाहर सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो क्या होगा कि सेल के अंदर से, किशमिश के अंदर से जो वाटर मॉलिक्यूल है वो बाहर मूव करेंगे। आगे बात समझ में, क्योंकि सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज्यादा होने की वजह से, तो बाहर मूव करने के बाद में थोड़ी देर बाद में जो सेल है या जो किशमिश है वो श्रिंक हो जाएगी। किसी को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। आगे बात समझ में, द श्रिंकेज ऑफ द प्रोटोप्लास्ट, the shrinkage of the protoplasm of a cell when it placed in a salt solution, when it placed in a salt solution is called, when it placed in salt solution is called plasmolysis. This is called plasmolysis. इसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। अंडरस्टूड बेटा? तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं कुछ सॉल्यूशंस की। अब हम कुछ डिस्कस करेंगे कुछ सॉल्यूशंस के बारे में। अब हम बात करते हैं, पहले लेते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या करते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है बच्चों, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, वाटर ज्यादा है और सॉल्ट जो है बिल्कुल ना के बराबर है या है ही नहीं। आगे बात समझ में, इन कंपेयर टू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। मान लो कोई सेल है या किसमें से उसके अंदर का जो फ्लूइड है उसके कंपेयर में पानी की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, सॉल्ट की ना के बराबर है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। और ऐसे सॉल्यूशन के अंदर जब हम किसी सेल को या किशमिश को हम डालते हैं तो जो वाटर का मूवमेंट है वो अंदर की ओर होता है। वाटर का मूवमेंट क्या होता है, सेल के अंदर होता है, और जिससे जो सेल होती है वो फूल जाती है। आगे बात समझ में, तो दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सेकेंड हम लेते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सेकेंड वन इज द हाइपरटोनिक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। बेटा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर पानी तो है लेकिन उसके अंदर सॉल्ट की मात्रा भी ज्यादा है, चीनी की या नमक की मात्रा ज्यादा है, इन कंपेयर टू द सॉल्ट ऑफ द सेल। कि जिस सेल को हम उस सॉल्यूशन में डालेंगे तो सेल के अंदर जो सॉल्ट और वाटर की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम है इन कंपेयर टू आउटसाइड द सॉल्यूशन। तो उस सॉल्यूशन को जिसमें सॉल्ट की मात्रा ज्यादा है उसे हम क्या कहेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। बेटा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर ऐसे किसी सेल को या किशमिश को अगर प्लेस करते हैं हम, तो क्या होगा कि सेल के अंदर से जो पानी है या जो वाटर है वो बाहर की ओर मूव करेगा, और इससे क्या हो जाएगी, जो सेल है वो श्रिंक हो जाएगी, जो प्रोटोप्लास्ट है सेल का वो श्रिंक हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट लेते हैं बेटा हम थर्ड लेते हैं हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या लेते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। बेटा आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसो वर्ड जहां भी है ना बेटा, एक चीज ध्यान रखना कि आइसो वर्ड जहां भी है साइंस के अंदर, आइसो का मतलब इक्वल। क्या इक्वल? तो ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर यदि हम कोई सेल डालेंगे तो उस सॉल्यूशन के अंदर जो वाटर और सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन है, जो कॉन्सेंट्रेशन का जो रेशियो है वो इक्वल है किसके, सेल के अंदर जो सॉल्ट और वाटर का जो रेशियो है उसके इक्वल है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर किसी सेल को या किशमिश को प्लेस करने पर ना तो सेल श्रिंक होगी और ना ही फूलेगी, क्योंकि जो एंडोऑस्मोसिस है, जितना पानी वाटर सेल के अंदर मूव करेगा उतना ही पानी या जो वाटर है वो सेल के बाहर मूव करेगा एक्सोऑस्मोसिस के द्वारा। तो एक बैलेंस कंडीशन रहेगी।
इसी को हम क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। अंडरस्टूड? तो मैं समझ रहा हूँ बच्चों आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो जो बायो में खूब सारी टर्मिनोलॉजी है ना, और लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको इस तरीके से पढ़ाया जाए कि आपका बेस इतना स्ट्रांग हो जाए बायो के अंदर कि आप हायर क्लासेस में अगर बायो लेते हैं तो आप अपने कॉम्पिटिशन्स को इजीली क्लियर कर पाए। आगे बात समझ में? तो अब हम एक और टॉपिक लेते हैं बेटा, डी प्लाज्मोलाइसिस। डी प्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मोलाइसिस। बेटा प्लाज्मोलाइसिस क्या, ये आपको समझ में आ ही गया, मैं दोबारा से रिपीट करता हूं। अच्छा एक चीज और बच्चों, आप टॉपिक्स को समझ रहे हो, ये अच्छा है, ठीक है ना। लेकिन कई बार मैंने देखा है कि कुछ बच्चों को एक्सप्रेस करना नहीं आता, अपने आंसर्स को देना नहीं आता एग्जाम्स के दौरान। आगे बात समझ में? मैं मानता हूं तो आपको कहानी तो समझ में आ गई कि क्या है, टॉपिक क्या है, लेकिन उसको अपनी लैंग्वेज के अंदर एक्सप्रेस करना भी एक आर्ट है। तो ये आपको बार बार मेहनत करके सीखना पड़ेगा। बच्चों किसी भी क्वेश्चन का आंसर देते समय हमें अच्छे से डेफिनेशन आनी बहुत जरूरी है। मान लो आपको पता ही नहीं है फोटोसिंथेसिस, आपको ये तो पता है कि फोटोसिंथेसिस क्या है, लेकिन आप अपनी डेफिनेशन उसको सही तरीके से नहीं दे पा रहे हो, तो ये एक चीज है। तो इसको आपको क्या सीखना पड़ेगा, इंप्रूव करना पड़ेगा। तो एग्जाम्स के दौरान जो आंसर जो इफेक्टिव बनते हैं डेफिनेशन एग्जैक्ट देने से, जहां जरूरत है वहां इक्वेशंस को देने से, और उससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन को एकदम सही तरीके से देने से आपके जो आंसर्स हैं वो इंप्रेसिव बनते हैं, वो इफेक्टिव बनते हैं। तो मैं डेफिनेशन रिपीट कर रहा हूं प्लाज्मोलाइसिस की। द श्रिंकेज ऑफ द प्रोटोप्लास्ट ऑफ अ सेल, द श्रिंकेज ऑफ द प्रोटोप्लास्ट ऑफ ए सेल when it placed in a hypertonic solution is called plasmolysis। आगे बात समझ में? अब बच्चों ऐसी सेल को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल। ऐसे सेल को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइज्ड सेल। और प्लाज्मोलाइज्ड सेल को यदि हम वापस से पानी के अंदर रखते हैं, यानी कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा कि वापस एंडो ऑस्मोसिस होगा, और जो वाटर मॉलिक्यूल है वो सेल के इनसाइड मूव करेंगे, और धीरे धीरे क्या है, साइटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ने पर क्या है, वापस से जो सेल है वो नॉर्मलाइज हो जाएगी। इसी को हम क्या कहते हैं, डी प्लाज्मोलाइसिस। दोबारा सुन लीजिए, एक श्रिंक्ड सेल को, एक प्लाज्मोलाइज्ड सेल को जब हम वापस से पानी के अंदर या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस करते हैं तो एंडोऑस्मोसिस होता है, और जो साइटोप्लाज्म है उसकी अमाउंट बढ़ती है और वापस से वो नॉर्मलाइज हो जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, डी प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। तो बेटा ये कुछ टर्मिनोलॉजीज थी, कुछ डेफिनेशंस थी जो हमने समझी। अब आगे हम डिस्कस करेंगे सेल के ऑर्गेनल्स के बारे में। अब बच्चों हम सेल के अंदर घुसेंगे, अंदर एंटर करेंगे, और उसके अंदर झांक के देखेंगे कि सेल के अंदर क्या क्या होते हैं। आगे बात समझ में? तो मैं यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ करता हूं। सेल ऑर्गेनेलीज, यस सर। देखो बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं सेल ऑर्गेनेलीज। देखो सिंपल बात हम बताएं, आपको समझ में भी आ रहा है कि सेल के अंदर घुसते हैं, जब सेल के अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले अगर प्लांट सेल की बात करें तो आती है सेल वॉल, या बैक्टीरियल सेल की बात करूं तो सबसे पहले आती है सेल वॉल। फिर उसको हम पेनिट्रेट करते हैं तो अंदर घुसते हैं तो आती है सेल मेम्ब्रेन। फिर सेल मेम्ब्रेन के अंदर जब घुसते हैं तो अंदर दिखता है एक छोटा तालाब जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और साइटोप्लाज्म का जो पेरिफेरल पार्ट है उसे हम कहते हैं एक्टोप्लाज्म, और मिडिल पार्ट को एंडोप्लाज्म कहते हैं। आउटर पार्ट को हम कहते हैं प्लाज्मा जेल, और सेंट्रल पार्ट को हम कहते हैं प्लाज्मा सोल। आगे बात समझ में? और जब उसमें देखते हैं तो कई सारे सेल के ऑर्गेनल हमें तैरते हुए नजर आते हैं। अब सिंपल बात आपको समझ में आई होगी, सेल ऑर्गेनल्स को हम तीन भागों में बांटते हैं। एक तो डबल मेम्ब्रेनस, कि जो डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल है वो कौन कौन से हैं? ओके, डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल, ठीक है। सेकेंड हम बेटा लेते हैं सिंगल मेम्ब्रेनस, सिंगल मेम्ब्रेनस।
डबल मेम्ब्रेनस एंड सिंगल। डबल मेम्ब्रेनस की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहला लेते हैं न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाद में बात करूं तो मैं माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, और थर्ड हम लेते हैं बेटा क्लोरोप्लास्ट। ओके, तो ये 3 ऐसे सेल ऑर्गेनल हैं जो कि डबल मेम्ब्रेनस है। ओके, ये क्या है? डबल मेम्ब्रेनस है। और फिर लेते हैं सिंगल मेम्ब्रेनस। सिंगल मेम्ब्रेनस की बात करूं तो सबसे पहला हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, बेटा सेकंड हम लेते हैं गोल्जी बॉडीज, गोल्जी बॉडीज, और डिक्टियोजोम्स भी कहते हैं इन्हें हम प्लांट्स के अंदर। थर्ड बेटा हम लेते हैं लाइसोजोम्स, थर्ड वन इज द लाइसोजोम्स। फोर्थ इज द peroxy, फोर्थ इज द peroxysomes। और फर्स्ट हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकंड इज द गोल्जी बॉडीज, थर्ड इज द लाइसोजोम्स एंड फोर्थ इज द peroxysomes। आगे बात समझ में, लाइसोसोम, peroxysomes, और इसके अलावा वैक्यूल्स, वैक्यूल्स भी सिंगल मेम्ब्रेनस होती है। तो ये सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेलीज हैं। अब लेते हैं कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनेलीज हैं जो कि मेम्ब्रेन लेस होते हैं। तो इनमें फर्स्ट एग्जांपल है राइबोसोम्स, फर्स्ट एग्जांपल है राइबोसोम्स, और सेकंड एग्जांपल है सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम। तो ये चीज बच्चों ध्यान रखना, मैंने टेबल दोबारा रिपीट कर देता हूं। जो डबल मेम्ब्रेन वाले जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। जो सिंगल मेम्ब्रेन के जो सेल ऑर्गेनल हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकंड इज द गोल्जी बॉडीज, थर्ड वन इज द लाइसोसोम्स, फोर्थ इज द peroxysomes, फिफ्थ इज द वैक्यूल्स। मेम्ब्रेन लेस की यदि बात करूं तो राइबोसोम्स, और सेकंड है सेंट्रोसोम्स। आगे बात समझ में। तो ये कुछ सेल ऑर्गेनल है।